नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करने वाले हैं जिसे गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। हाँ, और ये नाम सुनते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। बिल्कुल। क्या वाकई सारे सुल्तान गुलाम थे? और कोई गुलाम सुल्तान बनने तक का सफर कैसे तय कर सकता है? सही बात है, ये कहानी सिर्फ गुलामी की नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और एक नई सल्तनत की नींव रखने की है। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं, बल्कि उन पॉइंट्स को समझना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। बिल्कुल, ये वीडियो एसजी वर्ल्ड की एक कोशिश है कि एस्पिरेंट्स को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। शासनकाल था 1206 से 1210 ईस्वी। हाँ, बहुत छोटा शासनकाल, सिर्फ 4 साल। लेकिन इन 4 सालों में भारत में तुर्की राज्य की नींव उसी ने रखी। तो उसका सबसे पहला और बड़ा काम क्या था? देखिए, गोरी की मौत के बाद हर तरफ अफरा तफरी थी। दूसरे तुर्क सरदार भी सत्ता के दावेदार थे। तो ऐबक का पहला काम था इस नई सल्तनत को संभाल कर रखना। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। नहीं ली, वो मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही हुकूमत करता रहा। और उसने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया। अच्छा, तो राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पर लाहौर क्यों? दिल्ली तो उस वक्त भी एक बड़ा और रणनीतिक शहर था। ये एक सियासी दांव था। लाहौर उस समय मध्य एशिया से नजदीक था और ऐबक को गजनी के दूसरे दावेदारों से खतरा था। लाहौर में रहकर वो उन पर बेहतर नजर रख सकता था। और उसकी दरिया दिल्ली के भी काफी किस्से हैं। हाँ, उसे लाख बख्श कहा जाता था, मतलब लाखों का दान देने वाला। ये उपाधि एसएससी और यूपीपीसीएस में सीधी पूछी जा चुकी है। इसे अपनी कॉपी में एक लाइन में नोट कर लेना चाहिए। और उसे कुरान ख्वां भी कहते थे। जी, क्योंकि वो बहुत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था। लेकिन वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं था। उसने दिल्ली में कुछ ऐसी इमारतें बनवानी शुरू की जो आज भी उसकी पहचान है। बिल्कुल, और ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये एक नई हुकूमत का ऐलान थी। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई, जो भारत की पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी। हाँ, जो पहले एक संस्कृत विद्यालय था। और फिर सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उसने उस मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो उसने सिर्फ शुरुआत की थी, पूरा नहीं करवाया? बिल्कुल, उसने सिर्फ नींव और पहली मंजिल बनवाई। इस अधूरे काम को पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। ये याद रखना जरूरी है। एग्जाम में मॉन्यूमेंट देख के रूलर को रिकॉल करना होता है। लेकिन 1210 में उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। हाँ, चौगान, जो आज के पोलो जैसा खेल है, उसे खेलते हुए वो घोड़े से गिरा और उसकी मौत हो गई। एक संस्थापक की अचानक मौत किसी भी नई सल्तनत के लिए बहुत बड़ा झटका होती है। तो ऐबक के बाद क्या हुआ? बिखरने की पूरी आशंका थी। लाहौर के तुर्क सरदारों ने जल्दबाजी में उसके बेटे आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया। आराम शाह? हाँ, 1210 से 1211, मतलब सिर्फ 8 महीने। और जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम। वो एक बहुत ही अयोग्य और कमजोर शासक था। तो उसे किसने हटाया? उसे हटाया बदायूं के गवर्नर शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अच्छा। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी। उसने दिल्ली के तुर्क सरदारों के बुलावे पर जूड के युद्ध में आराम शाह को हराया और उसकी हत्या कर दी। तो 1211 में गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश? हाँ, और उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हाँ। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐबक ने एक साम्राज्य जीता था, इल्तुतमिश ने उसे एक सल्तनत बनाया। और इसका सबसे बड़ा कदम क्या था? सबसे पहला और बड़ा काम, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। ये ऐलान था कि अब सल्तनत का दिल हिंदुस्तान होगा। बिहार पीसीएस और एमपी पीसीएस में ये सवाल आ चुका है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। और उसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि वो खुद ऐबक का गुलाम था और ऐबक गोरी का गुलाम था। एक नई सल्तनत को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम की भी जरूरत होती है। और इल्तुतमिश ने वही बनाया। उसने 2 बड़े काम किए जो सल्तनत की रीढ़ बने। पहला, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। आसान शब्दों में, वेतन के बदले भूमि देना। सुल्तान अपने गवर्नरों यानी इक्तादारों को एक इलाका देता था। वो वहां से टैक्स वसूलते, सेना रखते, अपना खर्च निकालकर बाकी केंद्र को भेज देते थे। और दूसरा बड़ा काम?
दूसरा और शायद सबसे ज्यादा असरदार काम था तुर्काने चहलगानी का गठन, जिसे चालीसा भी कहते हैं। चालीसा दल? जी, ये उसके 40 सबसे वफादार और काबिल तुर्क गुलाम सरदारों का एक गुट था। ये उसकी कैबिनेट की तरह थे। एकता प्रणाली और चालीसा दल, इन दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करके याद रखना चाहिए। एग्जाम से पहले रिवीजन में यही काम आता है। मतलब ये उसके सबसे भरोसेमंद लोग थे, लेकिन 40 ताकतवर लोगों का एक गुट खतरनाक भी तो हो सकता है। और यही हुआ भी। जब तक इल्तुतमिश जिंदा रहा, चालीसा उसकी ताकत बना रहा। लेकिन उसकी मौत के बाद यही चालीसा किंग मेकर बन गया। अच्छा। उसने सल्तनत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता हासिल की और सुल्तान आजम की उपाधि ली। ऐसा करने वाला वो पहला शासक था। और मुद्रा प्रणाली में भी उसने सुधार किए। हाँ, उसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो इल्तुतमिश ने 25 साल राज किया। 1236 में उसकी मौत के बाद क्या चालीसा दल ने सत्ता अपने हाथ में ले ली? उन्होंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन इल्तुतमिश अपनी मौत से पहले एक ऐसा फैसला कर चुका था जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। और वो क्या था? उसमें अपने बेटों को नाकाबिल समझते हुए अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। एक महिला को सुल्तान बनाना उस दौर में तो ये क्रांति जैसा रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन चालीसा के तुर्क सरदारों को एक औरत का हुक्म मानना मंजूर नहीं था, तो उन्होंने रजिया को गद्दी पर नहीं बैठने दिया। तो फिर कौन बैठा? पहले उसके एक बेटे को बिठाया, लेकिन वो निकम्मा साबित हुआ। आखिरकार दिल्ली की जनता की मदद से रजिया ने 1236 में तख्त पर कब्जा कर लिया। वो मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका बनी। इस पे तो एसएससी में कई बार सवाल आया। हाँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो रजिया का दौर कैसा था 1236 से 1240 तक? रजिया में एक बेहतरीन शासक के सारे गुण थे। वो बहादुर थी, समझदार थी, उसने पर्दा प्रथा छोड़ दी और पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी पहनकर खुले मुंह दरबार में आने लगी। लेकिन तुर्क सरदारों को ये बात पसंद नहीं आई होगी। बिल्कुल नहीं, उन्हें एक कठपुतली चाहिए थी। लेकिन रजिया अपने फैसले खुद ले रही थी। और सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उसने जलालुद्दीन याकूत नाम के एक गैर तुर्क को अमीर-ए-आखूर यानी अश्वशाला का प्रधान बना दिया। और यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। हाँ, चालीसा दल ने उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया उसे दबाने गई, लेकिन याकूत मारा गया और रजिया को कैद कर लिया गया। फिर उसने अल्टूनिया से शादी कर ली थी? जी, एक सियासी कदम के तौर पर दोनों ने मिलकर दिल्ली पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो हार गए और 1240 में कैथल के पास डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी। तो रजिया के पतन के साथ ही चालीसा दल की ताकत अपने चरम पर पहुंच गई। बिल्कुल, अब सुल्तान सिर्फ नाम का था, असली हुकूमत चालीसा की थी। रजिया के बाद गद्दी पर बैठा मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। उसके समय में क्या खास हुआ? उसके समय में सुल्तान की शक्तियों को कम करने के लिए एक नया पद बनाया गया, नायब-ए मामलकात। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये पद किसके समय बना। तो ये नायब ही असली शासक था? हाँ, सुल्तान तो बस एक नाम मात्र का शासक था। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया 1242 से 46 तक। वो भी एक कठपुतली ही था। मतलब पूरा सिस्टम ही पलट गया था। सही कहा। लेकिन इसी दौर में चालीसा दल के अंदर से ही एक सरदार धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन? हाँ, बलबन ने षड्यंत्र से मसूद शाह को हटवाकर एक और कमजोर शहजादे नासिरुद्दीन महमूद को 1246 में सुल्तान बनवाया। नासिरुद्दीन महमूद? इन्हें दरवेश राजा भी कहा जाता था, है ना? बिल्कुल। पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं। वो अत्यंत धार्मिक और सादा जीवन जीता था। कहा जाता है कि वो कुरान की नकल करके और टोपियां सिल के अपनी आजीविका चलाता था। मतलब सल्तनत चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी? कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सारी ताकत अपने नायब बलबन को सौंप दी थी और उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। लगभग 20 साल तक 1246 से 1266 तक पर्दे के पीछे से बलबन ही सल्तनत चला रहा था। तो 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मौत हुई तो बलबन के लिए रास्ता साफ था? बिल्कुल। वो खुद गद्दी पर बैठ गया और सुल्तान बनते ही बलबन का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आया। कैसा रूप?
वो जानता था कि सुल्तान की कमजोरी की सबसे बड़ी जड़ ये चालीसा दल है। वो खुद उसी दल का हिस्सा रहा था। तो उसने सबसे पहले अपने ही पुराने साथियों पर हमला किया। मतलब उसने चालीसा दल को ही खत्म कर दिया। जड़ से खत्म कर दिया। उसने अपने कई पुराने साथियों को मरवा दिया। उसका मानना था कि सल्तनत को बचाने के लिए सुल्तान का निरंकुश और शक्तिशाली होना जरूरी है। और इसी के लिए उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। हाँ, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। विद्रोहियों और मंगोलों के खिलाफ कोई दया नहीं, सिर्फ तलवार। यूपीएससी प्री में भी इस पर सवाल आ चुका है। उसने सिर्फ ताकत का ही इस्तेमाल किया या सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए भी कुछ किया? ये बलबन की सबसे खास बात है। उसने राजत्व का दैवी सिद्धांत अपनाया। उसने ऐलान किया कि सुल्तान धरती पर नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, उसने दरबार में ईरानी परंपराएं शुरू की। सिजदा यानी घुटने टेक कर सिर झुकाना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। और नवरोज का त्योहार भी? जी, फारसी नववर्ष नौरोज मनाना शुरू किया। इस पर SSC-CGL में प्रश्न पूछा गया है। ये सब सुल्तान को आम अमीरों से बहुत ऊपर दिखाने के लिए था। प्रशासन में उसने क्या बड़े सुधार किए? उसने एक मजबूत गुप्तचर विभाग बनाया, दीवाने बरीद, और एक अलग सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। इन विभागों के नाम और उनके काम कॉपी में जरूर लिखने चाहिए। तो अगर कोई एग्जामिनर इस टॉपिक से सवाल बनाए तो वो चालीसा का निर्माण मतलब इल्तुतमिश और उसका विनाश मतलब बलबन, दोनों को जोड़कर पूछ सकता है। बिल्कुल, यही स्मार्ट स्टडी है। बलबन ने तो सल्तनत को फिर से मजबूत कर दिया। फिर उसके बाद ये वंश इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? 1287 में उसकी मौत हुई और 1290 में वंश खत्म। बलबन की सारी व्यवस्था उसी की शख्सियत पर टिकी थी। उसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर और विलासी निकले। उसका पोता कैकोबाद एक विलासी शासक था। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था क्यूमर्स, जो एक शिशु था। SSC-CHSL में ये पूछा गया है। और उसका अंत कैसे हुआ? अराजकता का माहौल देखकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। तो अगर हम इस पूरे दौर को देखें 1206 से 1290 तक, तो ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। बिल्कुल। ऐबक ने नींव रखी, इल्तुतमिश ने उसे एक ढांचा दिया, रजिया ने सुल्तान की ताकत साबित करने की कोशिश की और फिर बलबन ने उस ढांचे को बचाने के लिए क्रूरता की हदें पार कर दी। गुलाम वंश की इस बुनियाद को समझने के बाद अब अगली डायनेस्टी यानी खिलजी वंश को समझना और भी आसान हो जाएगा। सही बात है। अगले वीडियो में हम खिलजी वंश को इसी एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल। इतिहासकार मानते हैं कि बलबन ने चालीसा को खत्म करके सल्तनत को तो बचा लिया, लेकिन उसने तुर्क अमीरों की कमर भी तोड़ दी। क्या इसी वजह से उसके कमजोर उत्तराधिकारियों को संभालने वाला कोई मजबूत तुर्क गुट नहीं बचा और खिलजियों के लिए रास्ता साफ हो गया? इस पर भी सोचा जा सकता है।